गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए तो स्टार्ट करें। ये बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? लंच थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया क्या? ओके, हो गए। ऐसे कैसे यार? एक तो पिछले 2 हफ्तों में 2 क्लास हुई है, संडे संडे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए वापस आ जाइए। अच्छा यार, एक चीज मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी कि ना कल जो हमारी 2 क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो क्या मैं वो 2 क्लासेस कल और परसों रिकॉर्ड करके डाल दूं, ताकि आप लोग अपने टाइम पे उसको आराम से देख सकें। उसमें से एक क्लास तो पूरी थ्योरी वाली है, तो उसमें कोई बहुत मतलब ज्यादा कोई वो भी नहीं है, ठीक है। और एक क्लास रहेगी तो वो भी मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, आप अपने टाइम के हिसाब से देख लो, ताकि वो लॉस ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का ना टाइम का लॉस हो। ठीक है, तो मेरे पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन है कि मेरे को एक्स्ट्रा 2 क्लासेस और लेनी पड़ जाएंगी, लेकिन आई विल बी ओके विद इट अगर आप लोगों को ओके है तो। एक क्लास कल और एक क्लास परसों डाल दूं क्या? क्योंकि मैं 2 क्लासेस एक साथ डालूंगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो एक क्लास कल और एक क्लास परसों डाल दूंगा, ताकि आप लोग आराम से उसको अपने हिसाब से देख सको। और उसकी डीपीपीज भी डलवा दूंगा। डीपीपीज में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डाले हैं मैंने। ओके, ठीक है, चलिए। क्योंकि मैं देखो, फिर मैं अगर ना मतलब किसी दिन मैं आप लोग, मैंने ये सोचा था कि ना मैं फ्राइडे को रखवा देता हूं। ओके, लेकिन इस फ्राइडे है ना आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, और मुझे पता है कि ना मैक्सिमम लोग जो है वो आईपीएल देखेंगे। पहला मैच है क्योंकि, तो थोड़ी एक्साइटमेंट ज्यादा रहती है ना। तो पहला मैच तो मेरे को नहीं लगता आप लोग उस टाइम पे देखना चाहेंगे क्लासेस, है ना। तो इसीलिए मैं फ्राइडे को नहीं रखा रहा था। इस फ्राइडे मैंने इसीलिए क्लास नहीं रखी, क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो फिर भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, लेकिन क्यों आप लोगों से मैं कॉम्प्रोमाइज करवाऊं जबरदस्ती, है ना। चलो, डाउट्स आपको कुछ भी रहेंगे ना, आप डाउट्स पूछ लेना। आपको डाउट्स पूछने से कभी किसी ने रोका थोड़ी है। और मैं कोशिश ऐसा करूंगा, ऐसा पढ़ा दूं कि डाउट ही ना आए, ठीक है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। अच्छा, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए। तो इस क्लास में बेसिकली हम लोग स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये समझा देता हूं कि स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स होते क्या हैं। ओके, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स होते क्या हैं। ओके, मान लीजिए एक बार है। ओके, जो कि एक एंड पे फिक्स है। इसको हम एक एंड पे फिक्स कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। ओके, और इस एंड पे हम फोर्स लगा देते हैं। मान लेते हैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया हमने। ये पॉइंट ए है और यहां पे पॉइंट बी है, ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, मशीन डिजाइन आप ही लोगे ना। अरे यार, मैं लूं ना लूं, जो भी लेगा वो बहुत अच्छा पढ़ाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। फीडबैक में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्त। ओके, अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है दोस्त? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि आपने उस बॉडी को दूसरे किसी और बॉडी से अलग कर दिया। जैसे यहां ये बॉडी इस सपोर्ट से जुड़ी हुई थी, मैंने इसको सपोर्ट से अलग कर दिया। तो अब जब मैंने इसको सपोर्ट से अलग किया, तो सपोर्ट और इसके बीच में एक फोर्स डेवलप हुआ होगा, जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। वो रिएक्शन फोर्स मेरे को यहां लगाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से कुछ लग रहा होगा।
मुझे डायरेक्शन नहीं पता, हो सकता है राइट लग रहा हो सकता है लेफ्ट लग रहा हो, मैंने एक डायरेक्शन अज्यूम कर ली, इस फोर्स को मैं आरबी बोल देता हूं। अब मुझे ये बताइए कि यहां अननोन कितने हैं, कितने अननोन फोर्सेस हैं इस फ्री बॉडी डायग्राम में? इस फ्री बॉडी डायग्राम में कितने अननोन फोर्सेस हैं? एक अननोन फोर्स है। अब इस एक अननोन फोर्स को निकालने के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन यानी कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना जरूरी है, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास एक है, कौन सी? समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए 0। बेटा 3 इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है। देखिए वाई डायरेक्शन में तो यहां कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो समेशन ऑफ एफ वाई जो है वो ऑलरेडी 0 है, और ये दोनों फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं, मतलब एक ही लाइन में है, तो यहां कोई मोमेंट भी डेवलप नहीं हो रहा, तो समेशन ऑफ एम भी 0 ही है। तो हमारे पास एक ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, उस इक्वेशन से आपको आरबी की वैल्यू मिल जाएगी 100 न्यूटन। ये जो प्रॉब्लम है दिस इज नोन एज स्टैटिकली डिटर्मिनेट प्रॉब्लम। ये कैसा प्रॉब्लम था मेरे भाई? दिस वॉज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है? स्टैटिकली डिटर्मिनेट होने का मतलब होता है नंबर ऑफ unknown force and number of equilibrium equations were same, है ना? unknown force एक था, इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक थी, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के हमने अननोन निकाल लिया। नाम समझो ना, स्टैटिकली डिटर्मिनेट। तो ये स्टैटिक्स की इक्वेशन है और इस इक्वेशन को लगा के हमने अननोन को डिटरमाइन कर लिया, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्टैटिकली डिटर्मिनेट। क्या यह बात आप सबको क्लियर हो रही है? क्या यह बात आप सबको क्लियर हो रही है? स्टैटिकली डिटर्मिनेट बोलने से हमारा क्या तात्पर्य है? क्या यह सबको क्लियर हुआ? तो अब मेरे भाई स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट क्या होगा? अब आप नाम से ही समझ गए होंगे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बोलने का मतलब क्या होगा। तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बोलने का मतलब है कि जहां सिर्फ स्टैटिक्स की इक्वेशन से आप अननोन फोर्स को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, है ना? सिर्फ स्टैटिक्स की इक्वेशन से आप अननोन फोर्स को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, उसी को हम क्या बोल देंगे? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है जिसके हमने दोनों एंड्स को फिक्स कर दिया है। ओके, ठीक है, बीच में हम एक 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ओके, अब यहां हम अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हमें कितने अननोन मिल जाएंगे दोस्त? जरा बताइएगा, हमें कितने अननोन फोर्सेस मिल जाएंगे? कितने अननोन फोर्सेस मिलेंगे हमें? यहां पर 2 अननोन मिलेंगे, क्योंकि यहां ए और सी दोनों जगह रिएक्शन फोर्स आएगा। हमें यह पता है कि एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में रहेगा, राइट रहेगा लेफ्ट रहेगा, हमें नहीं पता। तो हम कोई भी एक डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आर ए जो है वो कुछ ऐसा रहेगा और आर सी जो है वो कुछ ऐसा रहेगा। ओके, हमें डायरेक्शन का अंदाजा नहीं है, तो हमने एक डायरेक्शन अपनी तरफ से अज्यूम कर ली। तो ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें 2 अननोन है।
अब हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है बेटा? हाउ मेनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस डू वी हैव? हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन अभी भी एक ही है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो नेट फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में 0 होना चाहिए, तो आर ए विल बी इक्वल टू 100 प्लस आर सी, है ना? आर ए जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस आर सी। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन हमें एक और इक्वेशन चाहिए, वरना हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये जो दूसरी इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन जो है इसको हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। अब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होती है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे, ठीक है? ये जो बार है ये दोनों एंड्स पे फिक्स है और बीच में आप एक फोर्स लगा रहे हो। जब ये एक एंड पे फिक्स था तो इसमें हम जब फोर्स लगा रहे थे इट वॉज फ्री टू डिफॉर्म, ये डिफॉर्म होने के लिए फ्री था। लेकिन अब हमने इसके डिफॉर्मेशन को कंस्ट्रेन कर दिया है कि नहीं कर दिया है? पहले ये फ्री था डिफॉर्म होने के लिए, ये 1 mm 2 mm 5 mm 10 mm कितना भी डिफॉर्म हो सकता था, लेकिन अब हमने इसके डिफॉर्मेशन को कंस्ट्रेन कर दिया है, हां कि ना? हमने इसको दोनों एंड पे फिक्स कर दिया है, तो क्या ये अब फ्रीली डिफॉर्म हो सकता है? क्या अब ये फ्रीली डिफॉर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके डिफॉर्मेशन को हमने कंस्ट्रेन कर दिया है। अब इसका डिफॉर्मेशन कैसे कंस्ट्रेन हुआ है? हमने ए और सी दोनों एंड्स को जब फिक्स कर दिया है तो इसका चेंज इन लेंथ ए से सी तक कितना हो जाएगा? इसका चेंज इन लेंथ ए से सी तक हमने 0 कर दिया है। यही इसकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। हम जब बॉडी के डिफॉर्मेशन को किसी तरीके से कंस्ट्रेन कर देते हैं, कंस्ट्रेन का मतलब ये नहीं कि 0 कर देना, कंस्ट्रेन मतलब आपने उसको लिमिट कर दिया है। अब जरूरी नहीं है कि वो 0 ही हो, उसकी कुछ वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन किसी ना किसी तरीके का कंस्ट्रेन। अब ये फ्री नहीं है, ये फ्रीली डिफॉर्म नहीं हो सकता, इसको एक कंस्ट्रेन दे दिया है हमने। इस केस में वो कंस्ट्रेन क्या है कि इसका चेंज इन लेंथ ए से सी तक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यही इसका कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है। अब चेंज इन लेंथ ए से सी तक का मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, मुझे इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे इसको ए बी और बी सी में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी में फोर्स अलग लगेगा, बी सी में फोर्स अलग लगेगा। तो मैं इसको लिखूंगा चेंज इन लेंथ फ्रॉम ए टू बी प्लस चेंज इन लेंथ फ्रॉम बी टू सी विल बी 0। अब मुझे यहां यह बताइएगा ए से बी तक इंटरनल फोर्स कितना होगा? अगर मैं लेफ्ट से देखूंगा ए से बी तक इंटरनल फोर्स कितना लगेगा? ए से बी तक इंटरनल फोर्स कितना लगेगा? आर ए लगेगा। वेरी गुड। तो मैं इसको लिख सकता हूं आर ए इंटू लेंथ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी इंटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ए बी। ये आ गया आपका ए बी का चेंज इन लेंथ। अब मुझे बताइए बी से सी तक इंटरनल फोर्स कितना लगेगा? बी से सी तक इंटरनल फोर्स कितना लगेगा? अगर मैं बी से सी के बीच में एक सेक्शन कंसीडर करूं तो यहां इंटरनल फोर्स कितना आएगा? आप राइट से लिख सकते हो आर सी और लेफ्ट से लिख सकते हो आर ए माइनस 100। अगर आप चाहो तो राइट से लिख दो आर सी और लेफ्ट से लिखोगे तो लिखोगे आर ए माइनस 100। ओके, आर सी और आर ए माइनस 100 सेम ही है ना? आर सी इज इक्वल टू आर ए माइनस 100। चलो मैं इसको आर ए माइनस 100 लिख देता हूं।
RA-100 मैं इसीलिए लिख रहा हूं ताकि मेरी पूरी इक्वेशन RA के टर्म्स में आ जाए। अब इस इक्वेशन में अगर मैं आपको लेंथ, एरिया और यंग्स मॉड्यूलस दे दूं तो भाई आप इसको सॉल्व करके RA निकाल लोगे क्या? आप इसको सॉल्व करके RA निकाल लोगे क्या? अगर मैं आपको लेंथ, एरिया और यंग्स मॉड्यूलस AB और BC का दे दूं तो इसको सॉल्व करके RA निकाल लोगे, और एक बार RA मिल गया तो यहां से आपका RC भी मिल जाएगा। तो अब ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स। ओके, तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स क्या होते हैं बेटा? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स are the problems where number of unknown forces are more than number of equilibrium equations। क्लियर है ये चीज? और ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस से। और ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस हमें कैसे मिलती हैं? डिफॉर्मेशन में जो कंस्ट्रेन हमने लगाया है वहां से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें बॉडी का डिफॉर्मेशन पता होना चाहिए? क्या मैं ये बोल सकता हूं बॉडी के डिफॉर्मेशन को आपने कैसे कंस्ट्रेन किया है, आपको वो पता होना चाहिए? संजय मेरे भाई, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी जो है वो सिविल वाले पढ़ते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या ये चीज क्लियर है आपको? क्या ये चीज क्लियर है? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डिफॉर्मेशन की इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अब मुझे ये बताना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तो हम लोग बॉडी को रिजिड अज्यूम कर लेते हैं, है ना? तो वहां तो हम लोग डिफॉर्मेशन पढ़ते ही नहीं है। तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो किस नेचर के होते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो किस नेचर के होते हैं? वो होते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स। इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स को हम कौन से सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं? हम इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स को सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां हम बॉडी का डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना सीखते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आप लोगों से जो सवाल पूछ रहा था कि भाई हम लोग एलोंगेशन निकालना क्यों सीख रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में डेल्टा एल निकालना क्यों सीखा? हमने पिछले 2 लेक्चर्स में डेल्टा एल निकालना क्यों सीखा? अब जवाब मिल गया आप लोगों को क्यों सीखा? क्योंकि बिना डेल्टा एल निकालना सीखे आप स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। यस, तो डिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स अगर हैं तो वो तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी सॉल्व कर देते हैं। इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ना पड़ रहा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में ध्यान देना, हमें 2 चीजें कैलकुलेट करनी होती है, स्ट्रेसेस और डिफॉर्मेशन। स्ट्रेसेस हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं ताकि हम बॉडी को डिजाइन कर सके, और डिफॉर्मेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हम इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो जब भी किसी चैप्टर में आप डिफॉर्मेशन निकालना सीख रहे हो तो वो बॉडी को डिजाइन करने के लिए नहीं है, वो इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है। तो क्या अब ये बात आपको समझ में आई? क्या अब ये बात आपको समझ में आई?
आगे भी हम लोग हर चैप्टर में ना डिफॉर्मेशन निकालना सीखेंगे। जैसे हम लोग टॉर्शन में भी डिफॉर्मेशन निकालना सीखेंगे, बीम्स में भी डिफॉर्मेशन निकालना सीखेंगे। उन सबका रीजन यही है कि बिना डिफॉर्मेशन निकालना सीखे हम इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। और इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स तो हमें यही सॉल्व करना पड़ेगा। डिटरमिनेट प्रॉब्लम्स तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सॉल्व कर डालते हैं, इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स हम यही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बेटा यही मेन रीजन है डिफॉर्मेशन निकालना सीखने का। बिना इसके हम इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। क्या ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो चुका है? ये आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आपको कभी किसी टीचर ने बताया होगा। अगर कभी किसी से सामना हो किसी अच्छे टीचर से, तो उनको पूछना कि सर हम लोग ये डेल्टा एल, फिर टॉर्शन के केस में थीटा, फिर बीम के केस में डिफ्लेक्शन, ये सब क्यों निकालते हैं जब हम लोगों को डिजाइन करने के लिए इनकी जरूरत ही नहीं है। हमें डिजाइन करना है तो सिग्मा पता होना चाहिए, टाउ पता होना चाहिए, इससे हमारा डिजाइन हो जा रहा है। तो डिफॉर्मेशन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम आया तो आपको पहले रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए डिफॉर्मेशन की इक्वेशन चाहिए रहेगी। उसके बाद ही आप रिएक्शन निकालोगे और रिएक्शन निकालने के बाद ही आप स्ट्रेस निकालोगे। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? चलिए, तो अब आपको रेलेवेंस समझ में आया होगा, अब आपको सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा कि साला ये एलोंगेशन 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 हर टॉपिक में काहे निकाले पड़े थे, है ना? चलो आ जाओ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देखिए, इनडिटरमिनेट सिस्टम होने का मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसा ही सवाल देखने को मिलेगा। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जहां नंबर ऑफ अननोन्स नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा है, वो हमारे लिए इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको आगे भी बहुत सारे इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। ओके, मेरा पढ़ाने का स्टाइल कुछ ऐसा है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको एक टेम्पलेट दे दूं, मतलब सारे सवाल सॉल्व करने का मैं एक सिंगल तरीका बता दूं, उस सिंगल तरीके से आप हर सवाल बना सको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं सारे प्रॉब्लम्स, इस पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के सारे प्रॉब्लम एक ही अप्रोच से सॉल्व कराऊं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कभी इस सवाल में ऐसा करते हैं, कभी उधर वैसा करते हैं। ये कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मेथड्स में बताऊंगा आप लोगों को उतनी प्रॉब्लम्स आएंगी कि कभी ये करना होता है, कभी वो करना होता है, कभी पहले ये निकालते हैं, कभी बाद में वो निकालते हैं। इसीलिए सारे प्रॉब्लम एक सिंगल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब आगे भी अपने को बहुत सारे इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मैं आपको 3 स्टेप बताता हूं। 3 स्टेप और सारे प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व होंगे। पहला स्टेप, आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। व्हाट इज दिस? ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है? दिस इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब आपने सपोर्ट्स हटा के वहां रिएक्शन लगा दिया। अब जब आप रिएक्शंस लगाओगे तो आपको यह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि प्लस एक्स में रहेगा कि माइनस एक्स में। आप कोई भी एक डायरेक्शन अज्यूम करके रिएक्शन लगा दो। आपको सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, मतलब आपने जो डायरेक्शन ली है वो सही है। नेगेटिव आंसर मिल रहा है, मतलब आपने जो डायरेक्शन ली है वो गलत है। यहां कुछ लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव मतलब टेंशन, नेगेटिव मतलब कंप्रेशन। इंटरनल फोर्स अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो पॉजिटिव टेंशन और नेगेटिव कंप्रेशन है, लेकिन यहां आरए और आरसी इंटरनल फोर्स है क्या? यहां हम क्या निकाल रहे हैं अभी? यहां आरए और आरसी हम क्या निकाल रहे हैं? रिएक्शंस निकाल रहे हैं, जो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स टेंसाइल कंप्रेसिव नहीं होता है, टेंसाइल कंप्रेसिव इंटरनल फोर्स होता है। एक्सटर्नल फोर्स में डायरेक्शन होती है कि प्लस एक्स की तरफ है कि माइनस एक्स की तरफ है। ओके, तो एक्सटर्नल फोर्स के केस में अगर आपको पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, मतलब जो डायरेक्शन आपने एक्सटर्नल फोर्स की अज्यूम की है वो सही है, और नेगेटिव आंसर मतलब जो डायरेक्शन आपने अज्यूम की है वो गलत है। क्या यह बात आपको क्लियर हो चुकी है? अगर मैंने आरए की डायरेक्शन ऐसी ली है और पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब मेरा आरए का डायरेक्शन सही है। अगर मैंने आरसी की डायरेक्शन ऐसी ली है और नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब मेरी डायरेक्शन गलत है, आरसी जो है वो ऐसा लगना चाहिए।
ठीक है, तो आर ए और आरसी की डायरेक्शन हमने अज्यूम करके फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख दो। इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास 3 होती है। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 होना चाहिए। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, यानी वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 होना चाहिए। एंड समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0, मतलब नेट मोमेंट 0 होना चाहिए। अब इस केस में आपको सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिल रही है। हो सकता है आगे किसी प्रॉब्लम में 2 या 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी मिले। मैं आपको सारे टाइप के प्रॉब्लम करवाऊंगा। ओके, तो दूसरा स्टेप क्या है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तीसरा स्टेप क्या है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन से तो सवाल बनेगा नहीं, तो आपको और कौन सी इक्वेशन बनानी पड़ेगी? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो तीसरा स्टेप है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ये 3 स्टेप में आप सारे इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी कोई इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम आपके सामने आता है, आपको यही अप्रोच यूज करना है। आगे मैं आपको सारे चैप्टर्स में जब भी इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, इसी तरीके से कराऊंगा। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, फिर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर है क्या ये चीज? अरे मेरे भाई संजय, यहां थोड़े देर पहले मैंने जो चीज बोली ना, उसको रिवाइंड करके आप दोबारा से सुनो, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो ढंग से। ठीक है, जैसे कुछ लोग म्यूट करके देख डाल रहे हैं, आप भी म्यूट करके देख डाल रहे हो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, एक्सटर्नल फोर्स टेंसाइल या कंप्रेसिव नहीं होता है, इंटरनल फोर्स टेंसाइल या कंप्रेसिव होता है। एक्सटर्नल फोर्स राइट या लेफ्ट होता है। अब आप बोल रहे हो कि एक्सटर्नल फोर्स टेंसाइल है तो इंटरनल फोर्स कंप्रेसिव होगा। एक्सटर्नल क्या है यार ये? एक्सटर्नल फोर्स में टेंशन कंप्रेशन नहीं होता है भाई, इंटरनल फोर्स में टेंशन कंप्रेशन होता है। एक्सटर्नल फोर्स होता है कि राइट लग रहा है या लेफ्ट लग रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? जो चीज बता देता हूं उसी के ऊपर से सवाल आता है यार, मतलब अजीब ही है यार। चलो, तो आपको ये 3 स्टेप यूज करने हैं। पहला, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। दूसरा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखो। और तीसरा, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखो। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। द बार इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स एंड सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड ऑफ 300 किलो न्यूटन। फाइंड द रिएक्शंस एट बोथ द एंड्स। तो ये बार जो है दोनों एंड्स पे फिक्स है और बीच में एक फोर्स लग रहा है 300 किलो न्यूटन का। आपको बताना है कि दोनों एंड्स पे रिएक्शंस कितने आएंगे। अरे मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये देखो, ये समझो, यहां जो रिएक्शन मैं निकालूंगा ना, या जैसे ये फोर्स है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो इस मेंबर के लिए ये टेंसाइल होगा और इस मेंबर के लिए ये कंप्रेसिव होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 300 किलो न्यूटन टेंसाइल है कि कंप्रेसिव, 300 किलो न्यूटन एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो वो सिर्फ आप ये बोल सकते हो कि राइट साइड लग रहा है, बस। अगर आपसे टेंसाइल या कंप्रेसिव पूछा जाए तो फिर आप क्या निकालोगे? इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स जब हम यहां निकालेंगे तो ये फोर्स टेंसाइल लगेगा इसके लिए, और जब हम यहां निकालेंगे तो यही फोर्स इसके लिए कंप्रेसिव हो जाएगा। तो संजय मेरे भाई, बात समझ में आई? क्लियर है ये? ठीक है, ओके। चलिए, तो फटाफट से मेरे को बता दीजिए भाई, दोनों एंड्स पे क्या रिएक्शन आ रहे हैं? दोनों एंड्स पे क्या रिएक्शन आ रहे हैं? तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये हो गया ए पॉइंट, यहां कहीं पे है बी पॉइंट, और ये है सी पॉइंट। ओके, तो यहां फोर्स लग रहा है कुछ 300 न्यूटन का, है ना, 300 किलो न्यूटन का। अब यहां मैं एक रिएक्शन लगा देता हूं, यहां मैं एक रिएक्शन लगा देता हूं। ओके, इसको मैं बोल देता हूं आर ए, इसको मैं बोल देता हूं आर सी। ओके, ये है 300 किलो न्यूटन।
इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये पहला स्टेप हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगी समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। वहां से आपको मिल जाएगा आर ए इक्वल टू 300 किलो न्यूटन प्लस आरसी। ओके, तो ये हो गई अपनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके, इसके बाद हमें लगानी है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, यानी कि डेल्टा एल ऑफ ए सी इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एल ऑफ ए बी प्लस डेल्टा एल ऑफ बी सी इक्वल टू 0। अब ए बी में इंटरनल फोर्स लग रहा है आर ए बी की लेंथ है L/3, एरिया और यंग्स मॉड्यूलस ऐसे का ऐसा। अब बीसी में जब इंटरनल फोर्स में देखूंगा तो मैं उसको लिखूंगा RA-300। आप चाहें तो आरसी भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि पूरी इक्वेशन आरए के टर्म्स में आ जाए। ओके, एरिया और यंग्स मॉड्यूलस दोनों का सेम है, तो यहां से मुझे इक्वेशन मिल जाएगी RA प्लस 2RA माइनस 600 इक्वल टू 0। तो 3RA इक्वल्स टू 600, तो RA इक्वल्स टू 200 किलो न्यूटन। गॉट इट। और RA अगर 200 है तो यहां से RC कितना हो जाएगा, RC विल बी RA माइनस 300, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 300, यानी कि माइनस 100 किलो न्यूटन। अब यहां नेगेटिव साइन मुझे क्या बता रहा है, व्हाट इज दिस नेगेटिव साइन? तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ RC इज रॉन्ग, है ना। आरसी की डायरेक्शन उल्टी है, आरसी हमने राइट साइड ले लिया है, एक्चुअल में आरसी लेफ्ट साइड आना चाहिए। खत्म, ठीक है। तो आरए की वैल्यू हो गई 200 किलो न्यूटन और आरसी की वैल्यू हो गई 100 किलो न्यूटन। ओके, अब यहां ना एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है आगे जाके आप इसमें गलती करो। देखो यहां आपको राइट साइड में ना वैल्यू मिल रही है 0, तो इसीलिए यहां आपने फोर्स को किलो न्यूटन में भी रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर यहां राइट साइड में वैल्यू हो जाए 1 mm या 2 mm, मतलब राइट साइड में वैल्यू 0 ना हो, तो फिर आपको यहां फोर्स को किस में रखना पड़ेगा मेरे भाई? अगर मैं राइट साइड में वैल्यू को mm में रख रहा हूं, यानी आपको एक प्रॉपर यूनिट में इस फोर्स को रखना पड़ेगा, फिर आपको इसको न्यूटन में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा, वरना फिर होता यही है। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे गलती करते हैं कि यहां 1 mm लिखा रहता है और फिर उन लोग है ना इसको आरए लिख लेते हैं और इसको RA माइनस 300 लिख लेते हैं। 300 तो किलो न्यूटन में है ना दोस्त, तो आपको या तो इसको पूरे को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर आपको राइट साइड में यूनिट कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो आप प्रॉपर यूनिट के साथ रखोगे। अगर राइट साइड में कोई वैल्यू है, अगर राइट साइड में कुछ 0 दिया हुआ है, तो फिर आप यहां फोर्स को किलो न्यूटन में रखो, न्यूटन में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यह चीज हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में भी डिस्कस की थी, है ना, कि राइट साइड 0 है तो फिर यूनिट मैटर नहीं कर सकता, लेकिन राइट साइड अगर कुछ वैल्यू है, वो कुछ यूनिट में है, तो फिर बाकी के टर्म्स में भी यूनिट मैटर करेंगे। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। बार इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स एंड इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड्स एट शोन इन फिगर। एक्सियल रिजिडिटी जो है मिडिल सेगमेंट की 3 AE है और बाकी के 2 सेगमेंट्स की AE और AE है, और आपको बताना है दोनों एंड्स का रिएक्शन कितना होगा। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो आपको RA और RD निकालना है। तो जल्दी से इसका पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम।
So this is A, this is A, this is B, then C and then D. तो फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं दोस्त? बी और सी पे राइट साइड फोर्स लग रहा है 10 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन। ठीक है, यहां हम कुछ रिएक्शंस अज्यूम कर लेंगे। तो ये हो गया आर ए, ये हो गया 10 किलो न्यूटन, ये हो गया 20 किलो न्यूटन, और ये हो गया आपका आर डी। ठीक है, अब यहां आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या मिलेगी? समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 से यू विल गेट आर ए इक्वल्स टू 10 + 20 + आर डी। ठीक है ना? तो आर डी विल बी आर ए -30। अब मैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिख देता हूं। तो डेल्टा एल जो होगा ए से डी तक 0 होना चाहिए, क्योंकि ए भी फिक्स है और डी भी फिक्स है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा एल ऑफ ए बी प्लस डेल्टा एल ऑफ बी सी प्लस डेल्टा एल ऑफ सी डी मस्ट बी 0। अब ए बी में फोर्स कितना लग रहा है? व्हाट इज द इंटरनल फोर्स इन ए बी? अगर मैं लेफ्ट से देखूं तो इट इज आर ए। बी की लेंथ है एल और ए बी का एक्सियल रिजिडिटी है ए। बीसी में अगर मैं फोर्स देखूं तो बीसी में लेफ्ट से इंटरनल फोर्स कितना आएगा? बीसी में लेफ्ट से इंटरनल फोर्स आएगा आर ए -10। बीसी की लेंथ है 2L और एक्सियल रिजिडिटी है 3AE। बीसी की एक्सियल रिजिडिटी है 3AE। देन अगर मैं CD की बात करूं तो लेफ्ट से आपको इंटरनल फोर्स मिल जाएगा CD में RA -30। लेंथ है इसकी L, एक्सियल रिजिडिटी हो गई इसकी AE। तो ये हो गया अपना कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। इसको एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं किसी ने इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं की है। सबका कंपैटिबिलिटी इक्वेशन ऐसा आ रहा है। लेंथ आपने सही रखी है, आपने एक्सियल रिजिडिटी सही रखी है, आपने इंटरनल फोर्स तीनों का सही रखा है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, आर ए प्लस आर ए -10/3 प्लस आर ए -30 = 0, है ना? बाकी सब कुछ तो कॉमन निकल गया। अच्छा, ये 2 आर ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 3RA प्लस 2RA -20 प्लस 3RA -90 = 0। 3 2 5 3 8 RA हो जाएगा और ये हो जाएगा 110। 8RA = 110 किलो न्यूटन। तो RA हो जाएगा 110/8। इतना आ रहा है क्या सबका? 13.75 किलो न्यूटन आ रहा है क्या RA? 13.75 आ रहा है क्या RA? $12.5 आ रहा है। मेरा तो 13.75 आ रहा है। मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? यस, 13.7 ही आएगा। चलिए, तो ये तो अपना सही है RA का डायरेक्शन। RC = RA -30। तो ये हो जाएगा 13.75 - 30
तो ये आएगा 16.25 माइनस ऑफ 16.25 किलो न्यूटन, इतना आ रहा है क्या? नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि हमने आरसी की डायरेक्शन जो है वो गलत ले ली है। कोई बात नहीं, हमें वैसे भी मैग्नीट्यूड से मतलब था, आरसी नहीं यार, ये आरडी होगा। यहां आरसी लिख दिया है, ये आरडी होगा। चलो, तो इतना आ रहा है सबका 13.75 एंड 16.25। ओके, चलो, तो ये वाले सवाल बन जाएंगे ना जहां दोनों एंड पे बॉडी फिक्स है। अब एक अलग टाइप का स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम करके देखें, एक अलग टाइप का स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम करें। अलग अलग टाइप के स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे आपको। ओके, तो मैं आपको अब अलग टाइप का स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम दिखाता हूं, एंड वो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम। ओके, चलिए, बढ़िया प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या बोला जा रहा है, एक सस्पेंडेड बार सिस्टम है जिसमें दो क्रॉस सेक्शन है, दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन का बार है ये। जो नीचे का सरफेस है वो ग्राउंड से 0.8 mm ऊपर है, और बीच में एक फोर्स लग रहा है 40 किलो न्यूटन का। आपको यहां वेट या वेट डेंसिटी ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो सेल्फ वेट यहां कंसीडर नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में आपको वेट दिया हो या डेंसिटी दी हुई हो या स्पेसिफिक वेट दिया हो, तब तो आप सेल्फ वेट कंसीडर करोगे। अगर ये सब नहीं दिया है तो सेल्फ वेट नहीं लेना है, ठीक है, सेल्फ वेट इग्नोर कर देना। रिएक्शन एट लोअर सपोर्ट आपसे पूछा गया है। अब इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। लेट्स से ये जो ऊपर का पॉइंट है ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ध्यान से देखिए इस सवाल को। जब आप बी पॉइंट पे 40 किलो न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ए बी जो है ये इस सपोर्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, बदले में सपोर्ट इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। बट मुझे यह बताइए, इस एंड पे आपको कोई सपोर्ट देखने को मिलेगा क्या? जैसे ही मैंने 40 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां पे तो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, बट यहां पे किसी प्रकार का कोई रिएक्शन आएगा क्या? नहीं आएगा। यहां आपको रिएक्शन तभी देखने को मिलेगा जब ये वाला एंड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। भाई, आपको रिएक्शन कैसे मिलता है पहले तो ये समझिए। मान लीजिए ये दीवार है और ये मेरा हाथ है। अगर दीवार और मेरे हाथ के बीच में गैप है, मतलब ना तो मैं दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं ना दीवार मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए मेरा हाथ दीवार को बस टच कर रहा है, अभी भी ना मैं दीवार को फोर्स लगा रहा हूं ना दीवार मुझ पे फोर्स लगा रहा है। अगर मैं दीवार को सिर्फ टच कर रहा हूं तो ना मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं ना दीवार मुझ पे फोर्स लगा रहा है। अगर मैं दीवार पे मुक्का मारूं या अगर मैं दीवार को धक्का मारूं तो मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं, बदले में दीवार मुझ पे फोर्स लगा रहा है। क्या यह बात आप सबको समझ में आ चुकी है? क्या यह बात आप सबको समझ में आ चुकी है? बात यह है कि ये जो फोर्स है ये तभी डेवलप होगा जब C जो है वो दीवार को धक्का मारेगा, और C दीवार को धक्का तभी मारेगा जब इस पूरी असेंबली का एलोंगेशन 0.8 mm से ज्यादा हो। है कि नहीं? मैं ये बोल सकता हूं that reaction at C will be developed only if the elongation of the bars
इज मोर देन 0.8 mm, है कि नहीं? 0.8 mm से अगर ज्यादा एलोंगेट होने की ये कोशिश करेंगे तभी आपको यहां रिएक्शन देखने को मिलेगा, वरना नहीं देखने को मिलेगा। तो अब मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि मान लीजिए सी पॉइंट पे कोई सपोर्ट नहीं है। ओके, मान लीजिए सी पॉइंट पे कोई सपोर्ट नहीं है। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि सी पॉइंट पे कोई सपोर्ट नहीं है, और हम चेक करते हैं कि अगर सी पॉइंट पे कोई सपोर्ट ना हो तो इसमें एलोंगेशन कितना होगा? ध्यान से देखो। वेरी गुड संजय, वेरी गुड। यहां पे ना एक पॉइंट मेरे को लिख देना चाहिए, इफ द फ्री एलोंगेशन। संजय ने एक बहुत सही स्टेटमेंट लिखा है, फ्री एलोंगेशन, क्योंकि 0.8 mm से एलोंगेशन तो कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता है ना। हम यहां सिर्फ चेक कर रहे हैं कि अगर ये नहीं होता तो फिर एलोंगेशन 0.8 mm से ज्यादा होता या नहीं होता। अब ध्यान देना, इस कंडीशन में बीसी में इंटरनल फोर्स कितना है? बीसी में इंटरनल फोर्स कितना है? अगर यहां सी पे कोई रिएक्शन नहीं है तो बीसी में इंटरनल फोर्स कितना है? बीसी में इंटरनल फोर्स 0 है और एबी में इंटरनल फोर्स 40 किलो न्यूटन है ना। बीसी में इंटरनल फोर्स कुछ है ही नहीं। अगर सी पे रिएक्शन नहीं है तो बीसी में कोई इंटरनल फोर्स नहीं होगा। आप यहां एक इस तरीके का सेक्शन लीजिए, तो यहां तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो यहां पे इंटरनल फोर्स विल बी 0। और अगर मैं यहां पे एक सेक्शन लेता हूं तो इसके इस तरफ एक ही फोर्स लग रहा है 40 किलो न्यूटन, तो ए बी में इंटरनल फोर्स 40 किलो न्यूटन है। तो अगर मैं इस कंडीशन में देखूंगा तो चेंज इन लेंथ बीसी में तो आएगा ही नहीं, सिर्फ ए बी में आएगा, और ए बी में चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा? 40 किलो न्यूटन इंटू ए बी की लेंथ कितनी है बेटा? 1200 mm है। ए बी का एरिया कितना है बेटा? 80 mm स्क्वायर है। ए बी का यंग्स मॉड्यूलस कितना है बेटा? 205 गीगा पास्कल है। ठीक है, कितना आएगा चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी? ये फ्री एलोंगेशन है। अगर ये फ्री होते हैं एलोंगेट होने के लिए तो कितना एलोंगेट हो सकते थे? तो ये आ रहा है 2.9268, मतलब लगभग 2.93 mm, विच इज ग्रेटर देन 0.8 mm। तो मेरे भाई अब ये चीज हमने प्रूफ कर दी है कि यहां रिएक्शन आएगा। अगर ये 0.8 mm से कम होता या 0.8 mm के बराबर भी होता तो आंसर क्या होता आपका? आरसी कितना होता? 0 होता। अगर ये 0.8 mm के बराबर भी होता मतलब आप ना जाके सिर्फ सपोर्ट को छू रहे हो, धक्का दे ही नहीं रहे हो। धक्का तो तभी पड़ेगा ना भाई जब इसका फ्री एलोंगेशन 2.8 से ज्यादा होगा। 0.8 से अगर ये आगे जाने की कोशिश करेगा तब ना धक्का लगेगा। अगर 0.8 पे जाके भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया इसने कि बस बहुत हो गया यार, आगे नहीं, दीवार है, नहीं जाते, तो बस ना दीवार इसको फोर्स लगाएगा ना ये दीवार को फोर्स लगाएगा, तो भाई यहां रिएक्शन हो जाएगा 0। तो हमने ये जो पूरा कैलकुलेशन किया ये सिर्फ चेक करने के लिए किया। इस कैलकुलेशन का और कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ चेक करने के लिए। ये फ्री एलोंगेशन है, एक्चुअल में इतना एलोंगेशन हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में 0.8 mm के बाद यहां से रिएक्शन आना चालू हो जाएगा और एलोंगेशन रुक जाएगा। तो अब मेरे भाई मुझे पता चल गया है कि यहां रिएक्शन आएगा। तो अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी। ओके,
पॉइंट बी पे ऐसा कुछ फोर्स आ रहा है, पॉइंट ए पे मैं ऐसा कुछ रिएक्शन ले लेता हूं, पॉइंट सी पे इस बार मैं ऐसा रिएक्शन ले लेता हूं। ओके, आपकी मर्जी है, आपको उल्टा लेना है आप उल्टा लीजिए, ठीक है, मैं ऐसा ले ले रहा हूं। ठीक है, तो अब मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम है। अब देखो इस बार कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बनेगी, इस बार कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बनेगी, ए से लेके सी तक का चेंज इन लेंथ कितना होगा, 0 होगा, नहीं, ए से लेके सी तक का चेंज इन लेंथ कितना होगा, 0.8 mm होगा। टोटल चेंज इन लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, टोटल चेंज इन लेंथ इस पूरी असेंबली का कितना हो सकता है, टोटल चेंज इन लेंथ इस पूरी असेंबली का कितना हो सकता है, 0.8 mm, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब यहां कंफ्यूजन क्या होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जो 0.8 mm है वो तो सिर्फ AB का चेंज इन लेंथ है ना, उसके बाद तो चेंज इन लेंथ रुक गया। तो देखो बेटा, ओवरऑल चेंज इन लेंथ रुका, लेकिन AB और BC का अलग अलग चेंज इन लेंथ नहीं रुकता है। देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूं, 0.8 mm तक AB पहले एक्सपांड किया, पहले AB जो है 0.8 mm तक एक्सपांड किया, फिर यहां से जब रिएक्शन आना चालू हुआ तो फिर AB जो है वो एक्सपांड हो रहा था और BC जो है वो कंप्रेस हो रहा था, और फाइनली टोटल चेंज इन लेंथ कितना रह गया, 0.8। अब आपको पता है क्या कि यहां से RC आने के बाद ये कितना एक्सपांड हुआ और ये कितना कंप्रेस हुआ, आपको अलग अलग पता है क्या, वो वैल्यूज नहीं पता है। आपको सिर्फ इतना पता है कि ये पूरी असेंबली जब डिफॉर्म हुई तो टोटल चेंज इन लेंथ 0.8 mm हुआ। 0.8 mm AB पहले एक्सपांड किया, C जो है यहां टकराया और फिर यहां से रिएक्शन आना चालू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, AB फिर और एक्सपांड हो रहा था और BC कंप्रेस हो रहा था। ठीक है, हमें यह पता है कि टोटल चेंज इन लेंथ 0.8 mm है, उसमें से AB कितना एक्सपांड हुआ और BC कितना कंप्रेस हुआ वो हमें नहीं पता। तो हमने इसीलिए यहां पे इक्वेशन क्या लिखी, टोटल चेंज इन लेंथ इज 0.8 mm। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्लियर है सबको? चलिए, अब यहां जो टोटल चेंज इन लेंथ की इक्वेशन है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा L ऑफ AB प्लस डेल्टा L ऑफ BC इज इक्वल टू 0.8 mm। अब ध्यान दीजिएगा, AB में इंटरनल फोर्स कितना है, AB में इंटरनल फोर्स कितना है, AB में इंटरनल फोर्स कितना है, RA है। अब मुझे यहां यह बताइए, आपने RA और RC को न्यूटन में अज्यूम किया है या किलो न्यूटन में अज्यूम किया है? यह बहुत जरूरी सवाल है। आप सोच रहे होगे कि सर क्या पूछ रहे हैं, लेकिन जरूरी सवाल है। RA और RC को न्यूटन में अज्यूम किया कि किलो न्यूटन में? किलो न्यूटन में अज्यूम किया है। चलिए, आप चाहें तो आप न्यूटन में अज्यूम कर सकते हैं, बट अगर आपने किलो न्यूटन में अज्यूम किया है तो ठीक है, मैं भी किलो न्यूटन में अज्यूम कर लेता हूं। तो अगर आपने RA और RC को किलो न्यूटन में अज्यूम किया है तो AB में चेंज इन लेंथ की जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो RA को मैं कितना लिखूंगा, आई विल राइट इट RA इंटू 10⁻3। अब आप बोलोगे सर आपने इसको न्यूटन में कन्वर्ट क्यों किया, पहले तो नहीं करते थे, पहले राइट साइड वैल्यू 0 थी तो वहां मैटर नहीं करता था आप इसको न्यूटन में रखो या किलो न्यूटन में, बट अब मैंने राइट साइड में mm लिख दिया है तो मैंने इसको लिखा RA इंटू 10⁻3। अगर आपने इसको न्यूटन में अज्यूम किया है तो आप सिर्फ RA लिखो, अगर आपने इसको न्यूटन में अज्यूम किया है तो आप सिर्फ RA लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, AB की लेंथ कितनी है, AB की लेंथ कितनी है, 1200 mm, एरिया है इसका 80 mm स्क्वायर और यंग्स मॉड्यूलस दोनों का 205 गीगापास्कल है। अब BC का इंटरनल फोर्स कितना हो जाएगा, तो BC में जब मैं एक सेक्शन लूंगा ऊपर से इंटरनल फोर्स हो जाएगा RA माइनस 40 किलो न्यूटन।
तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा। जिन्होंने आरए को न्यूटन में लिया है वो इसको ऐसा लिखेंगे, जिन्होंने आरए को न्यूटन में लिया है वो इसको ऐसा लिखेंगे। क्लियर है क्या? जिन्होंने आरए को न्यूटन में लिया है वो इसको आरए माइनस 40 इंटू 10⁻³ लिखेंगे, क्योंकि आपने इसको तो न्यूटन में ऑलरेडी लिया हुआ है, आपको बस इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। हमने आरए को किलो न्यूटन में लिया है तो हम आरए और 40 दोनों को न्यूटन में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने आरए को न्यूटन में लिया है तो वो ऐसा लिखेगा, आरए माइनस 40 इंटू 10⁻³। क्या बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? जिन्होंने भी आरए को न्यूटन में लिया है वो इसको ऐसा लिखेंगे, आरए को फिर कन्वर्ट नहीं करना, सिर्फ 40 को कन्वर्ट करने का है। ठीक है, चलो लेंथ इसकी कितनी हो गई भाई? 2400 mm। एरिया इसका कितना हो गया भाई? 160 mm²। और यंग्स मॉड्यूलस इसका भी 205 गीगापास्कल है, इक्वल टू 0.8 mm। इस पूरे को सॉल्व करने पे आपको आरए मिल जाना चाहिए। जल्दी से बता दो आरए कितना आ रहा है, बता दो, शर्माओ मत। तो यहां मेरे को आरए की वैल्यू मिल रही है 25.46 किलो न्यूटन। 25.46 किलो न्यूटन इतना आ रहा है क्या? वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर आरए इतना है तो समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 से आप लिख सकते हो आरए प्लस आरसी इक्वल टू 40। तो आरसी विल बी 40 माइनस आरए, यानी 40 माइनस 25.46। तो आरसी विल बी इक्वल टू हाउ मच? 14.54 किलो न्यूटन, है ना? 14.54 किलो न्यूटन आ रहा है क्या? आरसी 14.54 किलो न्यूटन आ रहा है क्या? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो रिएक्शन एट द लोअर सपोर्ट इज 14.54 किलो न्यूटन। आ रहा है ना इतना? चलो, तो क्या आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? क्या आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, कैलकुलेशन की मिस्टेक आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अभी आपको मेनली ना कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो, उसको अप्लाई कर पा रहे हो, वो अभी जरूरी है। ओके, अभी ये जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेशन कितना तेजी से कर रहे हो या कितना एक्यूरेटली कर रहे हो। अभी तो आप इस चीज पे फोकस करो कि आपको क्लास में जो समझाया जा रहा है क्या वो क्लियर है, और क्या उस चीज को आप यूज करके सवाल बना पा रहे हो या नहीं, क्या ये इक्वेशंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं, है ना? तो ये इक्वेशंस अगर आपको क्लियर है तो बस कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन ओवर द टाइम आपका ठीक हो जाता है, धीरे धीरे आप ना कैलकुलेशन में महारती हो जाओगे। उसकी कोई भी अभी से चिंता मत करने लगना कि सर मैं कैलकुलेशन में बहुत वीक हूं, वो धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, चलिए, तो अब एक अगले टाइप का सवाल देखें, एक और टाइप का स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम देखें। हाँ, चलिए, तो एक और अतरंगी सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल ध्यान से देखिएगा,
इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला हुआ है। एक रिजिड बार है जिसका वेट 800 न्यूटन है, जो कि 3 इक्वली स्पेस्ड वर्टिकल वायर्स से टंगा हुआ है। ओके, देयर आर 3 इक्वली स्पेस्ड वायर्स, जिसमें से 2 स्टील की हैं और एक एल्यूमिनियम का है। जो वायर्स हैं वो एक फोर्स को सपोर्ट कर रही हैं। आपको डायामीटर दिया हुआ है दोनों वायर का, यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है और लोड की वैल्यू भी दी हुई है। और लोड जो है वो लेफ्ट से x डिस्टेंस पे है, 50 mm पे है। आपको स्टील और एल्यूमिनियम का नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। अब इस सवाल को ना बड़े ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस सवाल को बड़े ध्यान से देखेंगे। इस सवाल में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ओके, ध्यान से देखिए। पहले तो इस सवाल को समझिए, क्या बोला जा रहा है कि ना 3 वायर्स हैं जो कि एक रिजिड बार को सपोर्ट किए हुए। ये रिजिड बार है, मतलब इसमें खुद में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा। जब आप लोड लगाओगे तो डिफॉर्मेशन वायर्स में होगा, इस बार में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, अब लोड लगाने के बाद हो क्या रहा है, ये तीनों वायर्स जो हैं इसमें से 2 वायर स्टील की हैं और बीच की वायर एल्यूमिनियम की है। इन वायर्स के बीच में डिस्टेंस 50-50 mm है और जो फोर्स लग रहा है वो भी इस वायर से 50 mm पे है। अब यहां एक बहुत जरूरी चीज, जो शायद अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो भी आपको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हो सकता है इसी सवाल को मैं थोड़ा सा घुमा के पूछ दूं तो आप फंस जाओ। तो ध्यान से समझिए कि आप कहां फंस सकते हो अगर मैं इस सवाल को घुमा के पूछ दूं। ये जो लोड लग रहा है, अभी अगर आप देखोगे तो ये सेंटर से पास हो रहा है, हां कि ना? अरे हां कि ना? इसका मतलब क्या है समझते हो? इसका मतलब क्या है समझते हो? अगर मैं इस रिजिड बार का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो मैं यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं P, ठीक है। ध्यान से समझिएगा दोस्त, बहुत बेहतरीन चीज है, क्योंकि ना हो सकता है इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जाए और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो आप इस सवाल को सॉल्व ही ना कर पाओ। अब देखो, तीनों वायर्स जो हैं उनमें कुछ इंटरनल फोर्स डेवलप होगा, कुछ टेंशन डेवलप होगा, है ना। तीनों वायर्स में कुछ इंटरनल फोर्स, कुछ टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं P1, इसको मैं बोल देता हूं P2 और इसको मैं बोल देता हूं P3। अब क्वेश्चन में आपसे यह बोला जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे यह बोला जा रहा है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, 50 mm और 50 mm, है ना। और ये जो फोर्स है ये बीच वाले से पास हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? क्या कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या हुआ? चलिए मैं समझा देता हूं, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो इसको मैं बोल देता हूं A, इसको मैं बोल देता हूं B, इसको मैं बोल देता हूं C। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ताजिम, वेरी गुड। तो मेरे भाई इसका मतलब यह है कि अगर मैं C पॉइंट पे मोमेंट ले लूं तो ये 1500 न्यूटन और ये P2 दोनों तो C से ही पास हो रहे हैं, है ना। आपको मिलेगा P1 इंटू 50, ये मिलेगा क्लॉकवाइज, और P3 इंटू 50 ये मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां P1 और P3 दोनों क्या होंगे दोस्त?
P1 और P3 दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। वेरी गुड यार पवन, बहुत बढ़िया। P1 और P3 दोनों बराबर होंगे। बहुत सही दोस्त, बहुत सही। अब P1 और P3 अगर बराबर हैं तो इसका क्या मतलब है? अगर P1 और P3 बराबर हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एज द वायर्स at A and B are identical and their axial force is also same। अब दोनों आइडेंटिकल वायर्स हैं और दोनों में सेम फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि चेंज इन लेंथ ऑफ the wire at A is equal to change in length of the wire at B? क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा? अरे हाँ ना। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो भाई बीच वाले को बराबर होना ही पड़ेगा ना, झक मार के। अरे भाई अगर ये 1 mm नीचे गया, ये भी 1 ही mm नीचे गया, तो बीच वाला भी 1 ही mm नीचे जाएगा ना। ये कुछ ऐसा हो रहा है क्या? ये आपका रिजिड बार है, ठीक है ना, जिसमें आप बीच में फोर्स लगा रहे हो। ओके, ये 3 ठो वायर से बंधा हुआ है। कुछ इस प्रकार से। ओके, अब यहां पे जब ये डिफॉर्म होंगे तो ये जितना नीचे जाएगा ये भी उतना ही नीचे जा रहा है, तो भाई ये बीच वाला भी उतना ही नीचे जा पाएगा ना, हाँ कि ना? यस, तो दिस इज ए बी, सॉरी, बी सी, दिस इज ए डैश बी डैश सी डैश। क्लियर है? अब तो क्लियर हो चुका होगा। तो मेरे भाई देखो, दोनों वायर्स जो हैं, जो यहां पे लगी हुई है ना, ये दोनों आइडेंटिकल है और दोनों में फोर्स भी बराबर बराबर डेवलप हो रहा है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो दोनों का चेंज इन लेंथ बराबर होगा, मतलब जितना ये वायर एलोंगेट होगा उतना ही ये वायर एलोंगेट होगा। और अगर दोनों में वायर में एलोंगेशन सेम है तो बीच वाला भी उतना ही एलोंगेट हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई कि ये 5 mm नीचे गया, ये 5 mm नीचे गया, ये 10 mm नीचे गया, ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना? यस, क्लियर है ये चीज? मेरे भाई शिवशंकर, तुम क्या पूछे हो ना, बिल्कुल समझ में ही नहीं आया मेरे को। क्लियर है ये चीज? ओके, तो अब मेरे भाई आपको यहां ये पता है कि फर्स्ट और थर्ड का फोर्स बराबर है, और आपको यह भी पता है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 1500 न्यूटन होगा, है ना? तो आपके पास यहां 3 अननोन है और 2 इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन आपको बनानी है। आपके पास 3 अननोन है ना, P1 P2 P3, और 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। एक आ गई P1 इक्वल टू P3 और दूसरी आ गई समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 से। समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 से क्या आएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 1500। लेकिन हमारे पास एक और इक्वेशन होनी चाहिए ना, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो वो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्त? वो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हो जाएगी
चेंज इन लेंथ ऑफ वायर एट ए इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ वायर एट सी, है ना। इसका जितना चेंज इन लेंथ है इसका भी उतना ही होगा, हाँ कि ना। अब ए का वायर जो है उसमें कितना चेंज इन लेंथ आएगा, P1 इंटू इनकी लेंथ कितनी है, इनकी लेंथ कुछ L है, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, डिवाइडेड बाय इनका एरिया। ये बाहर वाली जो है ये स्टील की वायर है ना, तो इसका एरिया कितना है, इसका डायमीटर 2 mm है, और इसका यंग्स मॉड्यूलस कितना है, स्टील का यंग्स मॉड्यूलस 210 गीगा पास्कल है। इस एल्यूमिनियम बीच वाली का भी लेंथ उतना ही है, इसका डायमीटर 4 mm है और यंग्स मॉड्यूलस 70 गीगा पास्कल है। ओके, तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, क्या, ये हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 4, है ना। तो 4P1 इक्वल्स टू 3P2, ये आ जाएगा 4P1 इक्वल्स टू 3P2, यानी कि P2 इक्वल्स टू 4/3P1, है ना। P2 इक्वल्स टू 4/3P1। थिन वायर है, यदि कोई चीज हैंग करना है, स्टील की कॉस्ट ज्यादा है, तो मैं इन तीनों में से 2 एल्यूमिनियम, अरे मेरे भाई एक बात बताओ, तुम क्या सिर्फ कॉस्ट के ऊपर डिसीजन ले लोगे, हैं? तुम क्या सिर्फ कॉस्ट के ऊपर डिसीजन ले लोगे कि अरे मेरे को सस्ता पड़ रहा है तो मैं काम करता हूं एल्यूमिनियम। एक तो पहले तो ये बताओ कि तुमको किसने बोल दिया कि एल्यूमिनियम की कॉस्ट जो है वो कम होती है, हैं? तुमको किसने बोला ये एल्यूमिनियम की कॉस्ट कम होती है? एल्यूमिनियम ज्यादा महंगा होता है मेरे भाई, स्टील से ज्यादा महंगा होता है एल्यूमिनियम, ठीक है ना। ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट अभी मत लगाओ यार, अभी जो चीज चल रही है ना बस उस पर ध्यान दो, ठीक है। ये तुम थोड़ा मतलब अतरंगी वाला कॉन्सेप्ट लगा दिए हो कि अगर सस्ता है तो मैं 2 एल्यूमिनियम लगाऊं। भाई यहाँ पे अपने को ये डिसीजन लेने के लिए नहीं बोला जा रहा है कि आपको कितनी एल्यूमिनियम की वायर लगानी है और कितनी स्टील की वायर लगानी है। ओके, आपको बस इतना बोला जा रहा है कि ये प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम में बताओ कि स्ट्रेस कितना डेवलप होगा स्टील में और कितना डेवलप होगा एल्यूमिनियम में, ठीक है ना। चलिए, तो P2 की वैल्यू P1 के टर्म्स में आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 लगा दूंगा। तो समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 से P1 प्लस P2 प्लस P3, ये टोटल फोर्स कितना आ रहा है, 1500 न्यूटन आ रहा है। ओके, तो यहां आपको P2 मिलेगा 4P1/3 और P3 मिलेगा P1। तो यहां से आपको P1 की वैल्यू भी मिल जाएगी, और अगर P1 मिल गया तो P2 भी मिल जाएगा। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कितना मिल रहा है। ये 3/3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा ना। तो 1500 इंटू 3/10, यह आ रहा है 450 न्यूटन, इंटू 4/3, यह आ रहा है 600 न्यूटन। इतना इतना आ रहा है क्या दोस्त? चलो, शिवशंकर के सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। आप जो बोल रहे हो ना कि 2 एल्यूमिनियम की वायर टंगा देते हैं, तो अभी आपके सवाल का समाधान भी हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो आपका कॉन्सेप्ट गलत है, एल्यूमिनियम महंगा होता है, स्टील सस्ता होता है। हालांकि ये भी एक बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है, क्योंकि एल्यूमिनियम के भी अलग अलग ग्रेड्स हैं और स्टील के भी अलग अलग ग्रेड्स हैं। तो आप ऐसा जनरल नहीं बोल सकते कि एल्यूमिनियम महंगा ही होगा, स्टील सस्ता ही होगा। हो सकता है कोई स्टील ऐसी हो जो किसी एल्यूमिनियम से महंगी हो, लेकिन जनरली स्पीकिंग एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा कॉस्टली होता है कंपेयर टू स्टील, ठीक है। चलिए, अब P1 P3 आ चुका है, तो अब P2 आ चुका है, तो अब हम लोग स्ट्रेस निकाल लेंगे। ओके, तो स्टील जो है वो दोनों आइडेंटिकल है, दोनों में सेम फोर्स लग रहा है, सेम एरिया है, तो आप इसमें स्ट्रेस निकालो, इसमें स्ट्रेस निकालो, एक ही बात है। ओके, तो स्टील में आपको अगर फोर्स मिल रहा है 600 न्यूटन, 450 न्यूटन, और एरिया उसका कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 2 स्क्वायर।
तो स्टील का स्ट्रेस कितना आ गया दोस्त, जल्दी से बताना। ये आ रहा है 143.24 मेगा पास्कल। ओके, तो ये आ गया स्टील का स्ट्रेस। और एल्यूमिनियम का स्ट्रेस अगर मैं देखूंगा तो उसका फोर्स है 600 और उसका डायामीटर है 4, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16 पाई, तो ये आ रहा है 47.75 मेगा पास्कल। ठीक है, चलिए अब शिवशंकर के सवाल का समाधान भी कर ही देते हैं। शिवशंकर का बोलना था कि अगर एल्यूमिनियम सस्ता है और स्टील महंगा है, या स्टील सस्ता है या एल्यूमिनियम महंगा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेंगे क्या कि इसमें से कौन सी वायर स्टील की और कौन सी एल्यूमिनियम की। ऐसा नहीं है, वो डिसीजन हम लोग लेंगे। देखो उसके एन नंबर ऑफ डिसीजंस के फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हम जो डिसीजन स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो यहां आपको यह देखना पड़ेगा कि स्टील में जो स्ट्रेस आ रहा है वो उसकी अलावेबल वैल्यू से कम होना चाहिए, और एल्यूमिनियम में जो स्ट्रेस आ रहा है वो उसकी अलावेबल वैल्यू से कम होना चाहिए। मतलब ना स्टील फेल होना चाहिए ना एल्यूमिनियम फेल होना चाहिए। आप डिजाइन कुछ भी करो, कितनी भी स्टील की रॉड लगाओ, कितनी भी एल्यूमिनियम की रॉड लगाओ, अल्टीमेटली आपका स्टील जो है वो भी सेफ होना चाहिए, एल्यूमिनियम भी सेफ होना चाहिए। तो मान लीजिए स्टील जो है वो 200 मेगा पास्कल झेल सकता है, स्टील ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, तो स्टील 200 मेगा पास्कल झेल सकता है, तो यहां आपका स्ट्रेस 200 से कम है तो स्टील बच गया। एल्यूमिनियम मान लीजिए 50 मेगा पास्कल झेल सकता है, एल्यूमिनियम जो है वो वीक होता है, तो एल्यूमिनियम अगर 50 मेगा पास्कल झेल सकता है तो एल्यूमिनियम भी बच गया। हाँ कि ना, क्लियर है? तो दोनों अपनी अपनी जगह सुरक्षित होने चाहिए। तो शिवशंकर आपके सवाल का समाधान हो गया क्या? आप इस बेसिस पे डिसीजन नहीं लोगे भाई कि कौन सा सस्ता और कौन सा महंगा है, और भी रीजंस हैं, है ना। स्ट्रेंथ भी देखना है आपको, रिजिडिटी भी देखना है आपको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो एल्यूमिनियम जो है ना उसका डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है, ओके, कंपेयर टू स्टील है उसका डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पता चला आपने फोर्स लगाया और ये बहुत नीचे लटक गया, है ना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पे डिसाइड होता है बेटा, सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता है ना। कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है मटेरियल चूज करने में, बट हम अभी सिर्फ स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखेंगे, अभी बाकी की चीजें हम लोग नहीं देखेंगे। चलिए, तो क्लियर है क्या ये वाला सवाल? अब मैं इस सवाल में आपको ये बोल रहा था कि अगर इस सवाल को थोड़ा घुमा के पूछ दिया जाए तो फिर क्या करेंगे। तो अगर मान लीजिए इस फोर्स को मैं सेंटर पे ना लगाऊं, मैं यहां कहीं पे लगा दूं, तो क्या होगा? अगर मैं इस फोर्स को सेंटर पे ना लगाऊं तो यहां कहीं पे लगा दूं, तो क्या होगा दोस्त? तो क्या होगा? अरे जवाब दो। यस, वेरी गुड। तब आपका जो P1 और P3 होगा ना, उन दोनों में कोई मतलब दोनों जो है वो डिफरेंट रहेंगे। और अगर P1 और P3 दोनों डिफरेंट रहेंगे भाई, मोमेंट तो तभी भी नहीं आएगा, नेट मोमेंट तो जीरो होना ही चाहिए भाई, ये घूमना नहीं चालू कर रहा है। ओके, आपको नेट मोमेंट तब भी जीरो ही मिलेगा, तो ये मत बोलो कि मोमेंट डेवलप हो जाएगा। अगर यहां पे 1500 न्यूटन सेंटर पे ना लगे, यहां कहीं पे लगे ना, तो इन दोनों में जो फोर्स होगा वो अलग अलग आएगा। और अगर दोनों में फोर्स अलग अलग आएगा तो फिर ये इस तरीके से डिफॉर्म नहीं होगा, फिर ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होगा, है ना। ये सीधा सीधा नीचे जाएगा ये जरूरी नहीं है, फिर ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होगा। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? उस टाइम भी आपके पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए, है ना। तो आपकी एक इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। कौन सी इक्वेशन? समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो वही रहेगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 1500। आपकी मोमेंट की इक्वेशन चेंज हो जाएगी और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसे चेंज होगी?
तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन ना कुछ इस प्रकार से चेंज होगी, और ये हम लोग आगे देखेंगे। ओके, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से चेंज होगी। जैसे मान लीजिए ये पहले ऐसा था, अब थोड़ा सा नीचे आके ना ये ऐसा हो गया। हालांकि इसकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन सॉल्व करने में ना थोड़ा सा आपको ना मैथ्स लगाना पड़ जाएगा। ओके, मैं बस आपको है ना बता दे रहा हूं कि कैसी कंडीशन बनेगी। मैं पूरा पूरा इक्वेशन यहां सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरी खुद की हालत ही खराब हो जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है क्या? कुछ ऐसा बन रहा है क्या? अब यहां ध्यान दीजिएगा। अब ऐसी लाइन खींच देता हूं मैं। अब ना इतने पार्ट पे फोकस कीजिएगा। ओके, इतने पार्ट पे फोकस कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं यहां पे। मुझे जल्दी से कोई दिमाग वाला बंदा बताओ, ये कितना होगा? व्हाट विल बी दिस? जल्दी से मुझे बताओ कोई कि ये कितना आएगा। अरे जल्दी से बताओ भाई। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया यार। कौन है ये? सुदीप्त। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, आई एम इम्प्रेस्ड। ये हो जाएगा डेल्टा एल बी माइनस डेल्टा एल ए, है ना? ये जो होगा ये कितना आएगा? देखो, ये टोटल चेंज इन लेंथ इन बी है और ये टोटल चेंज इन लेंथ इन ए है, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बी माइनस डेल्टा एल ए। और ये कितना होगा? तो ये उसी पैटर्न पे आप लिख सकते हो, चेंज इन लेंथ इन सी माइनस चेंज इन लेंथ इन ए। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ये 50 mm है और ये डिस्टेंस 50 mm है। उसके बाद आप सिमिलर ट्रायंगल लगाओगे तो सिमिलर ट्रायंगल से आपको कुछ ऐसा मिलेगा, डेल्टा एल बी माइनस डेल्टा एल ए डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू डेल्टा एल सी माइनस डेल्टा एल ए डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्लियर है क्या? तो अगर मान लीजिए फोर्स जो है वो कुछ इस प्रकार से आता ना, यहां मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूं। अगर मान लीजिए फोर्स जो है वो कुछ इस प्रकार से आता, तो सवाल कुछ ऐसा बनता। ठीक है, मैं एक मतलब इमेजिनरी सवाल बना के बता रहा हूं आपको। अगर आप चाहो तो आप इसको सॉल्व करके ना आराम से देख सकते हो। ओके, सॉरी, अगर आप चाहो तो आप इसको आराम से सॉल्व करके देख सकते हो। ओके, 1500 न्यूटन। ओके, और मैं आपको क्या बता रहा था, ये डिस्टेंसेस। हाँ, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से 50 mm, ये लेट्स से 50 mm है, और ये लेट्स से इसको मैं कर देता हूं 20 mm। ठीक है, बन जाएगा सवाल। देखो, आप मोमेंट की इक्वेशन तो आसानी से बना लोगे, किसी भी एक पॉइंट पे मोमेंट ले लेना। ठीक है, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 भी आसानी से कर लोगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व कर। मैथमेटिकली इट इज वेरी चैलेंजिंग।
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से ये इक्वेशन बनेगी, लेकिन मैथमेटिकली बहुत चैलेंजिंग इक्वेशन हो जाएगी, तो इसीलिए ऐसा सवाल एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि अगर फोर्स सेंटर पे ना लगे तो क्या होगा। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आया क्या ये कॉन्सेप्ट समझ के? चलो चलो, तो आगे चलते हैं, एक धांसू सवाल पे चलते हैं। एंड लेट मी टेल यू, इस टाइप का आगे जो हम सवाल बनाने वाले ना, इस टाइप का सवाल रिसेंट टाइम में काफी बार आने लगा है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो ध्यान से देखिएगा। द रिजिड बार एडी इज सपोर्टेड बाय टू स्टील वायर्स ऑफ 2 mm डायामीटर एंड अ पिन एंड ब्रैकेट एट डी। डिटरमाइन द टेंशन इन ईच वायर व्हेन अ 500 न्यूटन लोड इज अप्लाइड एट बी। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको कि ना एक रिजिड बार है एडी, मतलब एडी में खुद में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ये दो वायर से टंगा हुआ है, एक स्टील की वायर यहां पर लगी हुई है, एक स्टील की वायर यहां पर लगी हुई है, और यहां पे हमने इसको हिंज किया हुआ है, और हम एक फोर्स लगा रहे हैं 500 न्यूटन का। आपको बोल रहा है कि हर एक वायर में कितना टेंशन डेवलप हो अगर यहां 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो। ओके, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देना है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस रिजिड बार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये जो एडी है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, 200 200 200 mm पे है, ठीक है ना। ये हो गया सी पॉइंट, और ये हो गया डी पॉइंट। ओके, तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे ध्यान दीजिएगा। आपको ए पे ऐसा एक टेंशन देखने को मिलेगा, सी पे भी ऐसा एक टेंशन देखने को मिलेगा, बी पे एक फोर्स आ रहा है, और डी पे आपको दो रिएक्शन देखने को मिलेंगे। हिंज है ना, इसको मैं बोल देता हूं टी ए, इसको मैं बोल देता हूं टी सी। दिस इज 500 न्यूटन, दिस इज आर डी एक्स एंड आर डी वाई। ओके, ये 200 200 200 mm है डिस्टेंसेस। ओके, यहां आपको कितने अननोन्स मिल रहे हैं, यहां आपको कितने अननोन्स मिल रहे हैं, जल्दी से मुझे बताइएगा। यहां आपको कितने अननोन्स मिल रहे हैं, अननोन फोर्सेस कितने हैं यहां पर? 4 अननोन फोर्सेस हैं। देखिए, आपको इस वायर का टेंशन मिल रहा है, इस वायर का टेंशन मिल रहा है, और यहां दो रिएक्शंस मिल रहे हैं। ओके, और आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है? आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है? 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं क्या? 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। एक है समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, एक है समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, और एक है समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाओगे ना तो आर डी एक्स आपका 0 हो जाएगा। इससे वैसे भी अपने को कोई मतलब है नहीं। अब आपके पास बची दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0। तो क्या आप टीए और टीसी को इन दोनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो? आपके पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है और 4 अननोन है। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाने के बाद ये 0 हो जाता है।
ठीक है, तो अब बचे दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन और अननोन है तीन, टीए, टीसी और आरडीवाई। तो क्या आप टीए टीसी निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, है ना। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सी है, समेशन ऑफ एम एट डी इक्वल टू 0। तो यहां से हम टीए और टीसी के बीच में एक रिलेशन तो बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा टीए मल्टीप्लाइड बाय 600 प्लस टीसी मल्टीप्लाइड बाय 200 इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाय 400। तो यहां से आपको मिल रहा है 3TA प्लस TC इक्वल टू 1000। ये एक इक्वेशन बन गई क्या? हमने डी पॉइंट पे मोमेंट ले लिया, क्योंकि देखो मेरे को आरडीवाई में कोई इंटरेस्ट वैसे भी नहीं है, मेरे को तो सिर्फ टीए और टीसी निकालना है ना, तो मेरे को आरडीवाई में तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने डी पॉइंट पे मोमेंट लिया और टीए और टीसी के बीच में एक रिलेशन बन गया मेरा 3TA प्लस टीसी इक्वल टू 1000 न्यूटन। ओके, अब एक और रिलेशन अगर मिल जाए टीए और टीसी के बीच में, तो फिर अपने को टीए टीसी मिल जाएगा। अब वो दूसरा रिलेशन कहां से मिलेगा दोस्त? वो दूसरा रिलेशन मिलेगा कंपैटिबिलिटी से। कंपैटिबिलिटी कहां से मिलेगा? कंपैटिबिलिटी। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बना लो दोस्त, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसे बनेगी, ध्यान से समझना। कंपैटिबिलिटी कैसे बनेगी, ध्यान से समझना। ओके भाई, देखो जब ये रोटेट करेगा इस हिंज के अबाउट, आप जैसे ही 500 न्यूटन का फोर्स लगाओगे ना, तो ये रोटेट करेगा इस हिंज के अबाउट। तो ये ऐसा कुछ रोटेट करेगा क्या दोस्त, मुझे बताना। ऐसा कुछ रोटेट करेगा क्या? ऐसा कुछ रोटेट करेगा ना? अरे हाँ ना बोलो यार। यस। अब देखो, ये जो वायर है ये इतनी एलोंगेट हो रही है ना, ये डिस्टेंस मेरे को क्या बता रहा है? ये डिस्टेंस मेरे को बता रहा है कि ए वायर जो है, ये वाली जो वायर है, ये कितनी एलोंगेट हो रही है, ये इतना नीचे जा रही है ना। और ये डिस्टेंस मेरे को बता रहा है कि ये सी वाली जो वायर है ये कितनी एलोंगेट हो रही है ना। वायर जो है वो तो इस रॉड से बंधी हुई है ना मेरे भाई, तो रॉड जितना नीचे जाएगा मतलब वायर भी उतना नीचे जा रहा है, मतलब वायर उतनी एलोंगेट हो रही है। तो मैं ऐसा एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना देता हूं इसका, ताकि इसको कैलकुलेट करना आसान हो जाए। तो पहले ये ऐसा था, ओके, फिर ये रोटेट होने के बाद ऐसा हो गया। ओके, दिस पॉइंट वाज A, this is let's say A dash, this point is D, this is C, and this is let's say C dash. Okay, what is this beta? This is change in length of the first wire. What is this? This is the change in length of second wire, है ना। मैं ऐसा बोल सकता हूं ये चेंज इन लेंथ ऑफ वायर एट ए है और ये चेंज इन लेंथ ऑफ वायर एट सी है ना। तो अब मेरे भाई इन दोनों में आप एक रिलेशन बना सकते हो सिमिलर ट्रायंगल से, डेल्टा एलसी डिवाइडेड बाय सीडी, डेल्टा एलसी डिवाइडेड बाय सीडी। सीडी कितना है दोस्त? सीडी 200 mm है,
तो डेल्टा एल सी डिवाइडेड बाय सी डी विल बी इक्वल टू डेल्टा एल ए डिवाइडेड बाय ए डी विच इज 600 mm. तो डेल्टा एल ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल सी, है ना? हाँ ना बोलो यार, कुछ तो बोल दो यार, बोल दो यार। ए में जो चेंज इन लेंथ होगा वो सी के चेंज इन लेंथ से 3 गुना ज्यादा होगा। इस वायर का चेंज इन लेंथ इस वायर के चेंज इन लेंथ से 3 गुना ज्यादा होगा। अब ये वायर आइडेंटिकल है ना, ये वायर आइडेंटिकल है ना, तो इनका लेंथ, एरिया और यंग्स मॉड्यूलस तो सेम ही होगा। तो यहां से आपको TA इक्वल टू 3TC मिल जाएगा क्या? TA इक्वल टू 3TC मिल जाएगा क्या? वायर्स आइडेंटिकल है, दोनों स्टील की वायर हैं। अच्छा नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, सॉरी, आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, दोनों की लेंथ अलग अलग है। अरे यार तुम लोगों ने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? मेरा इतना नुकसान हो गया। ये ए की वायर 400 mm लंबी है और बी की वायर, सी की वायर जो है वो मात्र 200 mm लंबी है। तुम लोग ऐसा क्यों किए मेरे साथ? हाँ बताओ। तो ये कितना हो जाएगा? TA विल बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ TC, 1.5 टाइम्स ऑफ TC। लेंथ दोनों की अलग अलग है, एरिया और यंग्स मॉड्यूलस दोनों का बराबर है। तो TA विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ TC। तो अब बस यहां रख दो भाई, TA इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ TC ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1.5 टाइम्स ऑफ TC प्लस 3 इंटू 1.5 टाइम्स ऑफ TC प्लस TC इक्वल टू 1000 न्यूटन। तो यहां से आपको TC मिल जाएगा, कितना आ रहा है? 1000 डिवाइडेड बाय 5.5, ये आ रहा है 181.81 न्यूटन। और TA जो होगा दैट विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ दिस, तो 272.72 न्यूटन। इतना आ गया है क्या? इतना आ गया है क्या? बहुत बढ़िया यार। ये जो सवाल है ना, इस पैटर्न का सवाल काफी फेमस है, काफी अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना? तो इसमें जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमें मिलती है वो बेसिकली हमें सिमिलर ट्रायंगल से बनानी रहती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। देखो सारे सवालों में खेल जो है वो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का ही है। बाकी फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाना तो सब में कॉमन है। खेल जो है वो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का है। अगर आप कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाना सीख गए, अगर आपको ये चीज आइडिया लग गया कि किसमें किस तरीके से कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाए, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके चलो तो आगे बढ़े, एक और सवाल करें कि इतना काफी है? स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स में एक और सवाल करें कि इतना काफी है? चलो एक और सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना? वो इसके टाइप का ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ओके चलिए, मैं चाहता हूं कि ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ओके मैं चाहता हूं ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। A light rigid bar ABCD pinned at AB and connected to two verticals pinned at B होना चाहिए यार, pinned at AB लिख दिया है, so sorry। pinned at B and connected to two vertical rods is shown in figure. Assuming that the bar was initially horizontal and rods stress free, determine the stress in steel rod
आफ्टर द लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन इज अप्लाइड। देखो क्या दिया हुआ है आपको कि एक रॉड है जो बी पे हिंज है और ना दो रॉड से जुड़ी हुई है, दो रॉड से बंधी हुई है। कौन सी? एक स्टील की रॉड और एक एल्यूमिनियम की रॉड। और फिर हम लोग यहां पे 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो अब आपको पूछा जा रहा है कि स्टील की रॉड में स्ट्रेस कितना आएगा। तो अगर मुझे इसका फोर्स मिल जाए तो मैं इसका स्ट्रेस निकाल सकता हूं। ओके, अब वापस से आप क्या कीजिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। इसका फ्री बॉडी डायग्राम जल्दी से बना दीजिए। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। अब जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। ओके, इसमें ना फोर्सेस जो डेवलप होंगे स्टील और एल्यूमिनियम में, उसके हिसाब से आपको यहां फोर्सेस का डायरेक्शन मिलेगा। तो उसको ना ध्यान से देखना। ये पॉइंट ए है, यहां कहीं पे आएगा पॉइंट बी, यहां कहीं पे आएगा पॉइंट सी, और ये है पॉइंट डी। अब ध्यान से देखो, आपको यहां बी पॉइंट पे रिएक्शन मिलेंगे, उनकी तो वैसे भी वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको तो मतलब लो नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और सी पॉइंट पे आपको जो रिएक्शंस मिलेंगे इन दोनों रॉड पे, वो किस तरीके के मिलेंगे ध्यान से देखना। जब ये रॉड डिफॉर्म होगी, जब ये बार जो है ये डिफॉर्म होगा इस फोर्स की वजह से, तो ये कुछ ऐसा जाएगा क्या? ऐसा जाएगा ना, ये कुछ ऐसा जाएगा ना। अरे हाँ ना यार, कुछ तो बोल लो। अब यहां पे आप देखो सी पॉइंट को देखो, सी पॉइंट जो है वो नीचे आ रहा है, मतलब कि ये बार जो है वो रॉड को पकड़ के नीचे खींच रहा है। तो बदले में रॉड बार को पकड़ के किधर खींच रहा होगा? अरे भाई, सी पॉइंट नीचे जा रहा है, मतलब कि ये बार जो है इस रॉड को पकड़ के नीचे खींच रहा है। तो रॉड बदले में बार को पकड़ के किधर खींच रहा होगा? रॉड बदले में बार को पकड़ के किधर खींच रहा होगा? ऊपर खींच रहा होगा ना। तो यहां जो फोर्स आएगा ये अपवर्ड होगा, है कि नहीं? देखो, जब ये ऐसा डिफॉर्म होगा, जब ये ऐसा डिफॉर्म होगा तो सी जो है वो नीचे जाएगा और ए जो है वो ऊपर जाएगा। तो अगर ये रॉड बार जो है रॉड को पकड़ के नीचे खींच रहा है, तो रॉड बार को बदले में ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। वैसे ही यहां पर रॉड बार को ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो बदले में बार रॉड को बार रॉड को ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो रॉड बार को किधर खींचेगा? ये जो बार है ये रॉड को ऊपर खींच रहा है, तो बदले में रॉड बार को किधर खींचेगा? नीचे की तरफ खींचेगा। तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा। ओके, तो इसको मैं बोल देता हूं पीसी और इसको मैं बोल देता हूं पीए। ओके, तो अब मेरे को एक इक्वेशन पीए और पीसी के बीच में इक्विलिब्रियम से मिल जाएगी और एक मैं बना लूंगा कंपैटिबिलिटी से। बात को समझे, बूझे? आपको अब पीए और पीसी के बीच में दो रिलेशन बनाने हैं। तो एक रिलेशन आपको मिल जाएगा बी पॉइंट पे मोमेंट लेके। तो बी पॉइंट पे मोमेंट ले लीजिए। तो बी पॉइंट पे जब मोमेंट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मोमेंट। ये बी के रिएक्शंस तो गए, है ना। पीए और पीसी का मोमेंट जो है वो एक डायरेक्शन में आएगा और ये 20 का अपोजिट डायरेक्शन में आएगा।
तो ये एक इक्वेशन मिल गई क्या? अब अगर मैं पीए और पीसी के बीच में एक और रिलेशन बना लूं कंपैटिबिलिटी से, तो बस मेरा काम हो जाएगा और वो कंपैटिबिलिटी वाली इक्वेशन आपकी सिमिलर ट्रायंगल से बन जाएगी। ये डिफॉर्म होने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ए जो है वो यहां पहुंचेगा ए डैश पे और सी जो है वो यहां पहुंचेगा सी डैश पे। तो बस बना लीजिए भाई, अब बना लीजिए सिमिलर ट्रायंगल से। दिस विल बी डेल्टा एल ऑफ एल्यूमिनियम एंड दिस विल बी डेल्टा एल ऑफ स्टील। तो बना लो यार, इक्वेशन बना लो। 20 × 1 होगा। ओके हाँ यार, बी पे मोमेंट लिया है ना, 20 × 1 होगा। थैंक यू भाई। बी पे मोमेंट लिया था ना, 20 × 1 होगा, सॉरी। चलो, अब यहां आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या मिलेगी दोस्त? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या मिलेगी? डेल्टा एल ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय दिस 1 मीटर इक्वल टू डेल्टा ऑफ एल ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय 0.5। तो डेल्टा एल ऑफ एल्यूमिनियम इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल ऑफ स्टील, है ना? तो ये हो जाएगा आपका पीए इंटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम विच इज 1 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम विच इज 600 mm² मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ एल्यूमिनियम विच इज 100। अरे एल्यूमिनियम का 100 का है ले लिए, चलो कोई बात नहीं, अब जो दिया है वही लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पीसी, लेंथ हो गई इसकी कितनी, 0.8, एरिया हो गया इसका कितना, 400, और यंग्स मॉड्यूलस इसका हो गया 200। अब यूनिट की चिंता मत करना, दोनों तरफ से यूनिट वैसे भी कैंसल हो जाएगा, तो आपको यहां पे यूनिट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, यूनिट की चिंता मत करना कि मैंने यहां इसको मीटर में क्यों रख दिया, इसको पास्कल में, इसको गीगा में, उसको मेगा में। आप यूनिट की चिंता मत करो, क्योंकि दोनों तरफ यूनिट बस मैच करना चाहिए, खत्म। ओके, तो यहां से आपको पीए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी पीसी के टर्म्स में? वन 1.2 टाइम्स ऑफ पीसी मिल रहा है क्या? पीए 1.2 टाइम्स ऑफ पीसी मिल रहा है क्या? पीए इज 1.2 टाइम्स ऑफ पीसी, उठा के यहां रख दो। तो ये हो जाएगा पीसी इंटू 0.5 प्लस 1.2 टाइम्स ऑफ पीसी इंटू 1 इक्वल्स टू 20। तो यहां से पीसी कितना आ रहा है, 20 डिवाइडेड बाय 1.7, यानी कि 11.76 किलो न्यूटन आ रहा है क्या? इतना आ रहा है क्या भाई? मुझे बस इतना बता दो यार, बस मेरे को आपसे इतना ही चाहिए। वन पॉइंट 11.76 किलो न्यूटन आ रहा है क्या? यस आ रहा है। तो अब मैं सिग्मा ऑफ स्टील निकाल लूंगा भाई, 11.76 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय उसका एरिया कितना दिया हुआ है आपको, 400 mm² दिया हुआ है। तो सिग्मा ऑफ स्टील आ गया, $29.4 मेगा पास्कल। Are you guys getting this? 29.4 मेगा पास्कल। Are you guys getting this? 29.4 मेगा पास्कल आ रहा है क्या? So normal stress in steel is 29.4 मेगा पास्कल, है ना?
तो लगभग वैसा ही सवाल था, बस थोड़ा सा यहां डायग्राम अलग बन रहा था ना, है ना। चलो तो बना लोगे इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो। आपको अलग अलग टाइप के सिंपली स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स करा दिए हैं मैंने, ठीक है। चलिए तो ये हो गया अपना स्टैटिकली इंडिटरमिनेट वाला चैप्टर भी, टॉपिक भी खत्म। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कौन सा, मल्टी एक्सियल लोडिंग। ओके, मल्टी एक्सियल लोडिंग मतलब एक से ज्यादा एक्सेस में जब एक्सियल लोड लग रहा हो, एक्स में भी एक्सियल लोड आ जा रहा है, वाई में भी आ जा रहा है, जेड में भी आ जा रहा है, तो उसमें किस तरीके का प्रॉब्लम बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास होगी 6 बजे, 1 घंटे का ब्रेक है, अगली क्लास 6 बजे होगी एंड दैट विल बी द लास्ट क्लास। उसके बाद फिर आज का दिन खत्म, ठीक है। चलिए तो 6 बजे मिले, 6 बजे मिले। चलिए ओके, तो सी यू एट 6 PM। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव योर इवनिंग स्नैक्स एंड लेट्स मीट एट 6 PM। मेरे भाई वर्चुअल वर्क अलग ही चीज है, कंपैटिबिलिटी अलग ही चीज है, क्या डिफरेंशिएट करने बोल रहे हो। तुम्हारा सवाल ऐसा है कि संतरे और कचौड़ी में अंतर बताओ। भाई संतरा अलग चीज है, कचौड़ी अलग चीज है। हाँ यार, तुम उसमें कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। एक जैसा कुछ डायग्राम दिख गया तो थोड़ी तुम उसको डिफरेंशिएट या सिमिलिरिएट करते बैठोगे।